वैसे तो बुलडोजर को कानून व्यवस्था का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन अब यही बुलडोजर राजनीति का बड़ा हथियार बन गया है। दिल्ली से शाहीन बाग में आज बुलडोजर पहुंचा तो राजनीति को साथ लेकर कार्रवाई नहीं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। आज दिन में बुलडोजर कैसे लौटा बैरंग, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर देखिए भारत की बात में। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर सुबह सुबह शाहीन बाग इलाके में पहुंच गया और फिर सड़क पर ही संग्राम शुरू हो गया। बुलडोजर इलाके में कार्रवाई करता उससे पहले ही शाहीन बाग इलाके के लोग और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए। होश में आओ, होश में आओ। पुलिस ने पुरुष कार्यकर्ताओं को हटाया तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में एक महिला तो बुलडोजर पर ही चढ़ गई। कह रहे हैं कि हम तो नोटिस देते हैं, बार बार कहते हैं अतिक्रमण का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सड़क घेर लेती है पूरे आधे से ज्यादा लोग। कोई नोटिस नहीं दिया, दिखाइए मुझे एक भी नोटिस। तो एक दूसरी महिला बुलडोजर को रोकने के लिए उसके अगले हिस्से पर बैठ गई। सरकारी काम में बाधा डाल करके आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोग सेफ और सेफ जो आप असंवैधानिक बुलडोजर चलाने की तैयारी करें, उसको रोकने की कोशिश करिए। घंटों तक शाहीन बाग की सड़कों पर यह ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस हंगामे के बीच बुलडोजर लोहे के इस स्ट्रक्चर को गिराने के लिए आगे बढ़ा। लोग मानने को तैयार नहीं है। ये सामने जो आपको दुकान दिख रही है, इसी दुकान पर ही अतिक्रमण का जो हिस्सा है उसे हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। पहली कार्रवाई होनी थी, पहली कार्रवाई होने में 1 घंटे की देरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बुलडोजर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग लगातार बुलडोजर के आगे आ जा रहे हैं। एमसीडी का बुलडोजर बालकनी बनाने के लिए खड़े लोहे के इस स्ट्रक्चर को गिराता, उससे पहले लोगों ने खुद ही इसे गिरा दिया। अवैध निर्माण को जो था, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल लोग नहीं थे, इसको नहीं खोल पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसको पूरा नीचे गिरा दिया और जितनी भी तारें यहाँ पर, चाहे वो केबल की तारें हों, इसके अलावा इंटरनेट की तारें हों या फिर बिजली की तारें हों, वो सब तारें यहाँ पर टूट गई हैं। हालांकि इससे किसी को चोट भी लग सकती थी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बुलडोजर लौट गया, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान भी शाहीन बाग पहुंचे। अमानतुल्लाह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, जो अतिक्रमण था वो लोग पहले ही हटा चुके। मैंने खुद हटा दिया, यहाँ के लोगों ने हटा दिया, सारी RWA मौजूद थी, सारी यहाँ की मार्केट एसोसिएशन मौजूद थी, SHO खुद मौजूद था। जब हमने खुद अतिक्रमण हटा दिया तो अब राजनीति कहाँ से आगे? राजनीति तो ये करने आए हैं। इस उठापटक के बीच शाहीन बाग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कह दिया। कानून की राह में रोड़ा बनने के आरोप में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और हम अब बढ़ेंगे भारत की बात में, अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यही कि हनुमान चालीसा विवाद में जेल से जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा
पहली बार दिल्ली पहुंची हैं। आज नवनीत राणा ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपने साथ हुई घटना की शिकायत भी की। वैसे तो कोर्ट ने नवनीत राणा को मीडिया से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली के लिए निकलते वक्त नवनीत राणा ने न सिर्फ मीडिया से बात की बल्कि उद्धव ठाकरे को सीधे निशाने पर भी लिया। नवनीत राणा की मीडिया से बातचीत को उद्धव सरकार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कह रही है। आज सेशंस कोर्ट में नवनीत राणा के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने राणा दंपत्ति को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में कहा कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि राणा दंपत्ति का दावा है कि शर्तों का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है और नवनीत राणा ने कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया। ये सवाल हमने पूछा था कि क्या नवनीत राणा ने कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया। सी वोटर के सर्वे में जो जवाब सामने आया वो आपके सामने। हाँ कहने वाले 40% लोग, नहीं कहने वाले 23% लोग और पता नहीं 37% लोग, यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि नवनीत राणा ने कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया। और हम आपको बता दें कि मुंबई धमाकों जैसे बड़े जख्म भारत को देने वाला भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर साजिशें रच रहा है, लेकिन दाऊद के मंसूबों पर एक बार फिर एनआईए ने पानी फेर दिया है। दाऊद के खिलाफ क्या नया एक्शन हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। फिर से देश को दहलाने की फिराक में दाऊद आईएसआई की भारत के खिलाफ साजिश। जांच एजेंसियों ने किया दाऊद का प्लान फेल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के 20 अलग अलग ठिकानों पर आज एनआईए ने छापा मारा। इस छापे के दायरे में दाऊद और उसके गुर्गों के करीबी और रिश्तेदार शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एनआईए को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले की जांच सौंपी थी। आरोप है कि दाऊद के ये करीबी लोग वसूली के पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी काम में कर रहे थे, जिसमें टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और फेक करेंसी का व्यापार कर आतंक फैलाना शामिल है। एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। एनआईए ने आज सुबह गुप्त तरीके से 20 ठिकानों पर कार्रवाई की। जिन 20 ठिकानों पर आज एनआईए ने छापा मारा, उनमें से दाऊद के करीबी सलीम फ्रूट को भी हिरासत में लिया है। एनआईए से पहले ईडी भी इस मामले की जांच कर रहा था। ईडी ने भी सलीम फ्रूट को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ में सलीम फ्रूट ने ईडी को बताया कि वो छोटा शकील का रिश्तेदार है। छोटा शकील पाकिस्तान से दाऊद की डी कंपनी को ऑपरेट करता है और मुंबई में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है। सलीम फ्रूट ने यह भी बताया कि वो पाकिस्तान के छोटा शकील के घर पर करीब 34 बार जा चुका है। ईडी की इसी जांच में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी गिरफ्तार हुए थे। नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के आरोप लगे थे। जैसे जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस के साथ आतंकी तार जुड़ने लगे तो गृह मंत्रालय ने जांच फरवरी 2022 में एनआईए को सौंप दी थी, जो आतंक पर जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक 13 धमाकों से मुंबई दहल गई थी। देश के इस ब्लैक फ्राइडे का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। हमलों के बाद दाऊद पहले दुबई और अब पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। कराची से दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भारत में आतंकी साजिश में जुटा रहता है। इस बार भी दाऊद देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था। मुंबई में उसकी डी कंपनी टेरर फंडिंग के लिए क्रिकेट बेटिंग, नार्को टेररिज्म और फेक करेंसी का इस्तेमाल कर रही थी और उसके नापाक इरादों को अंजाम देने में लगी थी। लेकिन उससे पहले ही दाऊद के गुर्गों पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया। पाकिस्तान इन दिनों पंजाब में अपने नेटवर्क के जरिए नशे का जाल बिछा रहा है। आज अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने लगभग 11 किलो हेरोइन भेजी, जो ड्रोन समेत पकड़ी गई है। पाकिस्तान को एक्सपोज करती ओम प्रकाश तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए पाकिस्तान की साजिश को। पंजाब में नशे के नेटवर्क को एक्सपोज करता ये ड्रोन, जिसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिसके जरिए 11 किलो हेरोइन की खेप पंजाब भेजी जा रही थी।
तस्वीरें अमृतसर के भारपाल सेक्टर की है, जहां पाकिस्तान से आया यह ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था। बीएसएफ के जवानों की नजर जैसे ही ड्रोन पर पड़ी, जवानों ने लगातार फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। तलाशी अभियान में बीएसएफ को इस ड्रोन से 9 पैकेटों में 10 किलो से ज्यादा की हेरोइन मिली है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब में नशे का मायाजाल फैलाने के लिए स्मगलरों से लेकर छोटे अपराधियों तक का सहारा ले रहा है। आलम यह है कि सीमा पर मौजूद स्मगलर्स मादक पदार्थ से होने वाले लाभ के लालच में हथियारों का जखीरा आतंकवादियों तक पहुंचाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब और उसके आसपास आतंकवादी घटनाओं के होने का खतरा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते ही करनाल में खुफिया सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने 4 आतंकियों को धर दबोचा था, जिनके पास विस्फोटक सामग्री, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे। इन चारों आतंकियों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा से जुड़े थे और पाकिस्तान से ही चारों आतंकियों को विस्फोटक सामग्री और कारतूस पहुंचाए गए थे। 4 अप्रैल से 9 मई तक ही बीएसएफ पंजाब की सीमाओं पर कई किलो हेरोइन और ड्रग्स बरामद कर चुकी है। ये चौथा ड्रोन है जो हमने पकड़ा है यहाँ पर इस इलाके में, और टोटल 35 किलो हेरोइन हमने पकड़ी है। यहाँ केवल उन्हीं हथियारों और मादक पदार्थों की बात हो रही है जो पकड़े गए हैं। बाकी रात के सन्नाटे में कितना माल उधर से इधर आया, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यही कारण है कि बीएसएफ सीमा पार से आने वाले मादक पदार्थों और हथियारों के इस जखीरे को लेकर परेशान भी है और अलर्ट भी। बीएसएफ ने उस स्मगलर्स के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जो मादक पदार्थों और हथियारों के इस धंधे में ड्रोन के जरिए जुड़ा हुआ है। अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का, और आज बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल वैसे तो पूरी दुनिया में मोहब्बत की मिसाल है, लेकिन पिछले कई सालों से ताजमहल के नाम और शोहरत के साथ साथ एक विवाद भी चलता चला आ रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये ताजमहल नहीं, तेजो महल है, और ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हमेशा से बंद हैं, वहां भगवान शिव विराजमान है। लेकिन अब यह मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। एक याचिका के जरिए ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की गुजारिश की गई है, ताकि ताजमहल वर्सेस तेजो महल के विवाद पर विराम लगाया जा सके। और कल यानी 10 मई को इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। लड्डू बांटने आए थे, आज का दायर की गई है, और हमारे हिंदू भाई संगठन के लोग जेल भी गए हैं। ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है और शिव मंदिर है। तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है, और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी, जो जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है, सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है, और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। पूरा विश्व जिस संगमरमर की मूरत को मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत वाली निशानी के तौर पर पहचानता है, क्या उसकी नींव में भगवान शिव के सबूत मौजूद हैं? ये वो ताजमहल है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, या फिर ये तेजो महल है जिसका मतलब शिव मंदिर है? देश की सांस्कृतिक धरोहर के इतिहास पर बहस तो लंबे अरसे से छिड़ी हुई थी, लेकिन अब ये बहस कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके कि ये ताजमहल हिंदुओं का मंदिर है या फिर मुगलों का हसीन ख्वाब। ताजमहल बनाम तेजो महल की ताजा बहस को शुरू करने वाले 2 चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहला चेहरा अयोध्या के संत और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस का है, जिन्होंने तेजो महल की पूजा अर्चना का ऐलान किया था। और दूसरा चेहरा बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश का है, जो ताजमहल के 22 बंद कमरों की वीडियोग्राफी की याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। संत परमहंस कैसे तेजो महल की नई बहस के सूत्रधार बने, उसे समझने के लिए उनका ये ऐलान सुनिए।
अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज धर्म रथ पर बैठ करके और आगरा के तेजो महालय जो प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको विधर्मियों ने, मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू कर दिया है, आज शुभ मुहूर्त, आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है, तो आज शुभ मुहूर्त 12 बजे तेजो महालय के पूर्वी गेट से मैं प्रवेश करूंगा। 3 मई को अक्षय तृतीया थी और उसी दिन परशुराम जयंती। संत परमहंस ताजमहल में प्रवेश करना चाहते थे ताकि तेजो महालय के दर्शन कर सके, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। मुझे वहाँ अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हूँ। वहाँ इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ कीठम झील पर हूँ और मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो फिर हमारा आमरण अनशन जारी है। जय श्री राम। परमहंस जी को ताजमहल में 3 मई को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली और इससे पहले भी जब अप्रैल के आखिर में वो ताजमहल पहुंचे थे तब भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। ये तो है कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है 4 मई से। अयोध्या के संत परमहंस दास ने 3 मई को ताजमहल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके ठीक अगले दिन यानी 4 मई को बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। जैसे ही तेजो महालय बनाम ताजमहल से जुड़ी याचिका कोर्ट तक पहुंची, हिंदू संगठनों के बीच जश्न शुरू हो गया। ताजमहल परिसर के बाहर ही मिठाई बांटी जाने लगी। तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आज कहा जाए मिष्ठान वितरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उन्होंने दहलीज पार कर ली है, ये लड़ाई भले ही लंबी चलेगी। देखिए, जैसे कि हम लोगों की लड़ाई शुरू से रही है तेजो महालय की, और तेजो महालय की एक याचिका जो दायर की गई है, कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से हमारा एक पहला कदम था। जो जीत थी वो हमने जीत की नींव रख दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के 7वें अजूबे के तौर पर ताजमहल की नींव में वाकई कोई गहरा राज छिपा है? अपनी खूबसूरती और कारीगरी से विश्व को हैरान कर देने वाला ये ताजमहल क्या अपने सीने में 400 साल पुराना कोई राज समेटे हुए है? क्या ताजमहल के नीचे वाकई 22 कमरे मौजूद हैं जो हमेशा से बंद हैं? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं हैं। इस मामले में याचिका लगाने वाले डॉक्टर रजनीश सिंह की माने तो उन्होंने आरटीआई के जरिए ताजमहल के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें यह कहा गया कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से बंद करके रखा गया है। मैंने फिर लगाया, मैंने वो आरटीआई का हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक लाइन देते रहे सुरक्षा कारणों से बंद है। मैंने पूछा सुरक्षा कारण क्या है, उसको बताइए। उन्होंने उसको भी बताने से इनकार कर दिया। मैंने कहा किसके आदेश से बंद है, बड़ा ये बता दीजिए, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार, मतलब कोई सरकार। तो उन्होंने वो भी बताने से इनकार कर दिया कि बोले आदिकाल से बंद है। मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो मतलब ये कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे मौजूद हैं और कमरों का हवाला कई किताबों से लेकर इतिहासकार तक दे चुके हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। ये कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ बेसमेंट में जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि 88 साल पहले 1934 में इन सीढ़ियों को आखिरी बार खोला गया था, लेकिन पिछले 88 साल से सार्वजनिक रूप से कमरे खुले नहीं हैं। हिंदू पक्ष की दलील है कि ये कमरे खुल गए तो नए रहस्य सामने आ सकते हैं। दरअसल ताजमहल को तेजो महालय बताने वाले तमाम तर्क
पीएन ओक की किताब द ट्रू हिस्ट्री में दिए गए हैं। ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने के लिए पीएन ओक ने अपनी किताब में 108 तर्क पेश किए हैं। हम 108 में से 5 तर्क आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला तर्क, ताजमहल के शिखर की तस्वीर दिखाकर दावा किया जाता है कि ये हिंदू पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाले नारियल और आम्रपल्लव का प्रतीक है। दूसरा तर्क, ताजमहल की दीवारों की नक्काशी में बनी इस आकृति को धतूरे का फूल होने और इसमें ओम नजर आने का दावा भी किया जाता है। तीसरा तर्क, ताजमहल में कुएं की मौजूदगी का तर्क दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं मंदिर में होते हैं। चौथा तर्क, किसी भी मुस्लिम इमारत में नाम के साथ महल शब्द नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। पांचवा तर्क, संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं। उसके ऊपर 8 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इन्हीं तर्कों पर देश के तमाम संत और धर्म गुरु भरोसा करते हैं। जब कभी आप जाएंगे, वहाँ पर कमल का फूल है, वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा है, वहाँ पर ओंकार का चिन्ह है, जिसका कि अन्य परंपराओं से संबंध नहीं रहा है। निश्चित रूप से इससे पूर्व जो है हमारी भारतीय संस्कृति का महान प्रतीक वहां पर रहा है। इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। और इन सबसे ज्यादा ताजमहल के उस दरवाजे की चर्चा होती है जो हमेशा से बंद रहा है। कहा जाता है कि ताजमहल 7 मंजिला इमारत है और मुमताज का मकबरा 4थी मंजिल पर है। सबसे निचली मंजिल पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो सीधे यमुना नदी में खुलता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 1980 तक ये लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर ईंट और सीमेंट से बंद कर दिया गया। ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़े होने के सबूत जयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय में मिलते हैं। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। एबीपी न्यूज ने 2017 में जब ताजमहल और तेजो महालय के विवाद को लेकर इतिहासकार अपर्णा पोद्दार से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ताजमहल के पास हिंदू चिन्हों के सबूत क्यों मिलते हैं। 10वीं शताब्दी में के फतेहपुर सीकरी के आसपास जैन मंदिरों के जैन मूर्तियां मिली हैं, तो वहाँ ये प्रमाणित है कि वहाँ जैन मंदिर थे और उनकी वहाँ पूजा की जाती थी। लेकिन ताजमहल के आसपास कोई ऐसा प्रमाण अभी नहीं मिला, तो ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ ताजमहल शिव के मंदिर से पहले कोई जैन मंदिर थे। और ऐसा तो हम मानते ही हैं कि जानते हैं कि राजा मान सिंह से ये जगह खरीदी गई थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू महल का प्रमाण या चिन्ह कह सकते हैं कि वो हमें मिलते हैं, जो कि उस वास्तुकला में इस तरह से इतनी खूबसूरती से सुंदरता से मर्ज कर दिए गए। जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक ने साफ कहा था कि ताजमहल में हिंदू मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला था। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, अथवा इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। दोनों स्थिति में तोड़ करके बनाने की कोई स्थिति हम लोगों के सामने कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम ये कह सके कि शिव मंदिर अथवा जैन मंदिर को वहाँ तोड़ करके ताज की स्मारक की स्थापना की गई थी। ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है। फिलहाल ये मामला देश की अदालत में पहुंच चुका है और पहली बार नहीं पहुंचा है। इससे पहले 2015 में आगरा की जिला अदालत में याचिका लगाई गई थी। 6 वकीलों ने मिलकर याचिका लगाई थी कि ताजमहल शिव मंदिर है। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग से लेकर केंद्र सरकार तक से मामले पर जवाब मांगा था। 2018 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा था कि ये सिर्फ
एक मकबरा है, मंदिर नहीं। लेकिन एक बार फिर इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई होने जा रही है और कल इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।